तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स the kinetic energy of a body depends the kinetic energy of a body depends अब इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है ऑन इट्स मास ओनली, बी पार्ट है ऑन इट्स स्पीड ओनली, सी पार्ट है ऑन इट्स मास एज वेल एज ऑन इट्स स्पीड, on its mass as well as on its speed। डी पार्ट है neither on its mass nor on its speed। neither on its mass nor on its speed। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी को हम ये बोलते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, काइनेटिक एनर्जी को के ई बोल देते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वहां पर एम क्या है, एम है मास ऑफ द बॉडी और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप ये देखिए काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। ये जो हाफ है ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया ना, एम क्या है, मास, यानी कि मास पर डिपेंड कर रही है। तो एमसीक्यू में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब भी आप एमसीक्यू को कोई भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप पूरे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सबको कायदे से ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा हाफ एम वी स्क्वायर, ओके मास पर डिपेंड करता है, तो अरे वाह, ऑन इट्स मास ओनली लगा दिया टिक, है ना, आगे आपने पढ़ा ही नहीं। बी पार्ट देखें, वो बोल रहे हैं ऑन इट्स स्पीड ओनली, स्पीड पर भी डिपेंड कर रहा है, वो मास और स्पीड दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट स्पेस। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के ई बोल देते हैं शॉर्ट में, के ई पर यूनिट स्पेस। स्पेस के आगे ये स्पेस आसमान वाला पूरे यूनिवर्स वाला स्पेस नहीं है, स्पेस मतलब डिस्टेंस, ठीक है, उसको मेंशन भी कर देता हूं। पर यूनिट स्पेस यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ए पार्ट है पावर, ए है पावर, बी है मोमेंटम, सी है फोर्स, सी है फोर्स और डी है प्रेशर। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब चलिए इस चीज को कुछ ऐसे ऐसे रिलेट करके दिखाता हूं जैसे जो चीज हमने कर रखी हो। जैसे
हमने ना पहला चैप्टर करा था मोशन वाला, मोशन वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, पर यूनिट करके जो भी चीज आपको दे रखी है समझ लीजिए कि वो डिनोमिनेटर में आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, v माइनस यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, यानी कि अपॉन में t आ गया। यहाँ ये पूछ रहे हैं था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये बताओ, जब चेंज इन वेलोसिटी होता था तो हमने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट भी तो सेम होगी। भाई मेरा मास मान लीजिए 80 किलोग्राम है, आपका मास मान लीजिए 40 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है, तो हमने ये कहा कि मेरे और तुम्हारे मास में अंतर कितना है, तो 80 माइनस 50 कर दिया, तो कितना अंतर आया, 30, क्या 30 किलोग्राम का ना, है ना। तो मेरे मास की यूनिट भी किलोग्राम में ली, तुम्हारे मास की यूनिट भी किलोग्राम में ली, तो हमने जो अपना डिफरेंस लिया, डिफरेंस की यूनिट भी तो किलोग्राम ही आएगी। सिमिलरली ये बोल रहे हैं ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तब भी तो एनर्जी ही आएगी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो देखिए इन्होंने बोला द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट स्पेस, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट स्पेस का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। पर यूनिट स्पेस का मतलब है डिस्टेंस। तो अब जरा देखिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी यूनिट जो है वो हो जाएगी जूल, ठीक है। अब मैं एक चीज देखूंगा, मैं ये कहता हूं कि जैसे मेरे पास एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इसकी यूनिट भी तो मीटर पर सेकेंड ही होगी, मीटर पर सेकेंड ही होगी चेंज की, और टाइम की क्या होती है s। तो इसको मैंने ये बोला कि हम इसकी यूनिट को कैसे बता सकते हैं, m अपॉन s डिवाइडेड बाई s, तो m अपॉन s मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन s, s से s मल्टीप्लाई हो गया, यही है ना, ऐसे ही होता है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। अब अगर डिवाइड लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड के हैं, अगर किसी भी बच्चे को ना समझ में आए तो प्लीज पूछना, ठीक है। तो m अपॉन s मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन s, तो s इंटू एस क्या हो गया, S square. एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, इसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूँ, या एम एस की पावर -2 ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट आती है ये कैसे आती है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस को तो डिस्टेंस ही रहने दो, बस डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो, तो हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं लेना देना। ये मास है तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो उसको मैं लिखूंगा m अपॉन एस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, m मीटर होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने क्या लिख दी है, ये मैंने इनकी यूनिट्स लिख दी हैं, यूनिट्स। मेरी बात समझ में आ गई, ये मैंने नहीं समझ में आया। देखिए हम कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो आएगा रिजल्ट वो भी तो एनर्जी ही आएगी, वो भी तो एनर्जी ही आएगी। जैसे मैंने अपने मास में से तुम्हारा मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो डिफरेंस आया वो भी तो किलोग्राम में ही आया। तो इसी तरीके से जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई
जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो आ जाएगा और उसका स्क्वायर। समझ गए? अब मैं अगर इनकी सिर्फ यूनिट्स की बात करूं तो हाफ तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ गए? और अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। यहां तक क्लियर है? हम किसी भी दुनिया के किसी भी चीज की, किसी भी रिलेशन की यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं, वो हमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप ये देखो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? सर मुझे सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं है इसमें। ये वाला? यस सर। ठीक है, अभी बताते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं क्या बोलूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, हाफ एम यू स्क्वायर। भाई मास तो बॉडी का सेम ही रहेगा, है ना। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब उसकी फाइनल वेलोसिटी वी थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो अभी इसको डिस्टेंस ही रहने दो, अभी इसको डिस्टेंस ही लिखिए आप। इस हाफ एम वी स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ की कोई यूनिट नहीं होती। मास की यूनिट हो गई बेटा किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, माइनस सेम काम मुझे यहां पर करना है कि हाफ तो एक कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही है, तो उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर, डिस्टेंस मीटर में होता है ऐसा यूनिट। तो ये जो मैंने पूरा लिखा है ये क्या है, ये इसकी यूनिट्स हैं, इस रिलेशन की यूनिट्स लिख दी मैंने बस। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर माइनस किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। सेम यूनिट में से सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सेम यूनिट में से सेम यूनिट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो सेम ही यूनिट का आएगा। भाई ये मान लीजिए किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, किलोग्राम में से किलोग्राम वाली टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी तो किलोग्राम में ही आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 80 केजी में से 50 केजी को सब्ट्रैक्ट करो तो जो रिजल्ट आएगा वो 30 केजी ही तो आएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना। तो ये भी यूनिट है सेम और ये भी सेम यूनिट है, तो सेम में से सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी सेम यूनिट ही आएगा, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया केवल मीटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, स्पेस यानी कि डिस्टेंस। अब न्यूमरेटर देखो, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाला हमने, डिवाइड बाई एम, डिवाइड बाई एम, एम क्या है यहाँ पर, मीटर, है ना। अब आगे चलता हूं मैं, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई एम का स्क्वायर क्या हो गया, एम स्क्वायर, अपॉन एस का स्क्वायर क्या हो गया, एस स्क्वायर। ये जो डिवाइड दे रखा है, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एम, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई एम एस की पावर -2। ये एम एस की पावर -2 किसकी यूनिट होती है बताओगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की। ये किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो ये क्या आ गया, मास, और बेटा ये क्या आ गया, इनटू एक्सेलरेशन। अब बता दो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स। मास, बिल्कुल सही, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है
फोर्स के बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ गए कि नहीं? यस ठीक है, सर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं नारायणा की बुकलेट में से मैं करा रहा हूँ। और डीपीएसजी में हो ना तुम, डीपीएसजी में हो ना, तुम्हारे यहाँ से भी एक बुकलेट मिलती है, तुम्हारे यहाँ से भी एक बुकलेट मिलती है, उसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। इस बार एमसीक्यूज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे, तो वो भी दिखाना मेरे को, वो भी करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ हाँ, जो स्पाइरल मिलती है वही बंद कर दी, वो देंगे मुझे लगता है इस बार शायद देंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा नवंबर में, जो होगा नवंबर में ही करवा रहे हैं ना स्कूल वाले भाई। बोर्ड का तो नवंबर में हो रहा है, 9th और 11th के भी नवंबर में ही करवा रहे हैं। फर्स्ट टर्म और टर्म 2 अब तो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया ना, तो एमसीक्यू की वेटेज बढ़ा दी गई है, मतलब पेपर आएगा ही एमसीक्यू, ये बता दिया है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा। मैथ्स और साइंस का तो फिक्स है कि भाई एमसीक्यू आएगा। अब वो हिंदी इंग्लिश एसएसटी में क्या करेंगे वो देखिएगा, सभी के लिए उन्होंने एमसीक्यू ही बोला है। चलिए जी, वो अभी पता चलेगा लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर। सीबीएसई पर इस टाइम बड़ा लोड है। आप ये देखिए, आज 12th का रिजल्ट आया है, इन्होंने कंपाइल करके भेजा है, कल 10th का आएगा। फिर जो अगला एक हफ्ता है उसमें सभी बच्चों का सिलेबस जो है, सिलेबस की कवरेज किस तरह से करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ पर कितना फोकस करना है, वो बताएंगे। सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा ना, कि क्या क्या टॉपिक रिमूव करा है, क्या क्या टॉपिक है, नहीं देखा अभी? चलिए सिलेबस कल डिस्कस करूंगा मैं। चलो जी, तो ये हमारा हो गया फोर्स, ये सभी को आ गया समझ में? चलें आगे। यस सर। चलिए जी ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज द, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है थर्मल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, हाँ जी, ए ऑप्शन, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी और केई मतलब काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है साउंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और ऑप्शन डी है काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अब आप देखिएगा कि जैसे हम ये कहते हैं द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? एनी एनर्जी विच इज रिलेटेड टू मशीन, मशीन से ही मैकेनिकल, मशीन से ही मैकेनिक। जैसे मशीन है, आपकी गाड़ी है या आपका स्कूटर है, तो वो क्या है? वो एक मशीन है, तभी तो उसको ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, हमने ये देखा कि कोई मोटर बाइक है या कोई कार है, उस कार में कितनी एनर्जी है मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं ये बता सकता हूँ कि अभी वो कार चल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा अभी इसमें इतना पेट्रोल है, अभी तो ये चल रही है, तो ये एनर्जी इसकी
जो है वो पूरी की पूरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज इट इज शोइंग मोशन। वो कार चल रही है तो वो मोशन दिखा रही है। लेकिन हम ये कहेंगे कि उस कार के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कितना उसमें पोटेंशियल है, कितना वो आगे काम कर सकती है। और तो हम ये कहेंगे अभी इसमें जो टैंक है इसका, अभी इसके टैंक में 2 लीटर या 3 लीटर अभी पेट्रोल बाकी है, तो 2-3 लीटर में अभी ये इतना और चलेगी कार, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई कि अगर गाड़ी कोई चल रही है या कोई भी मशीन चल रही है, मोशन में है, तो हम उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी वो शो कर रही है। और अगर उसके पास एनर्जी अभी बची हुई है, एनर्जी किस फॉर्म में, फ्यूल की फॉर्म में, तो उसके पास अगर फ्यूल है दैट मीन्स वो अभी और आगे चलेगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल सम होता है उसी को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अच्छा, मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है ना? सिमर, Yes, सोमिल, sir. देवांग, Yes, sir. प्रिया, विधि? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ लिखूंगा ME। ME स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। क्वेश्चन 4 में है, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी for the same kinetic energy the momentum shall be maximum for which of the following particle? The momentum shall be maximum for which of the following particle? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। अब इसमें 4 दे रखे हैं, ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी है ड्यूटेरॉन, और डी है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल नोट करिए, अभी समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये क्या क्या दे रखा है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। देखिए, हम ये बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी तरीके के पार्टिकल्स हैं ना, तो हमने अभी 9th क्लास में हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं। हम ये जानते हैं कि मैटर के नाम पर 3 चीज़ें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें भी अगर हमसे ये कह दिया जाता है कि भाई कोई और भी स्टेट ऑफ मैटर है, तो हम कह देते हैं कि एक तो प्लाज्मा है और एक BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमने कर रखा है। अभी ये क्या क्या आ गया मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या है ये। तो क्या हम ये बोलते हैं कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, हमें ये केमिस्ट्री में करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हम केमिस्ट्री में अभी करेंगे, इसी साल करेंगे, सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल। तो एटम्स, जो कोई भी मैटर है ना, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो जो सबसे छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना, उस सबसे छोटी यूनिट को ही हम एटम बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है तो सॉलिड का सबसे छोटा हिस्सा जो है, आप उसको तोड़ना शुरू कर दो। आप एक ब्रिक ले लो,
उस ब्रिक के 2 टुकड़े कर दो, फिर उन 2 टुकड़े के और 2 टुकड़े, 2-2 टुकड़े कर दो तो 4 हो गए, और छोटा कर दो 8 हो गए, और हर एक टुकड़े के 2-2 टुकड़े करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, जब तक आपकी आंख से आपको वो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े। आप तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, आपने तोड़ते तोड़ते उसका ईंट का पाउडर बना दिया। अब जो पाउडर है, उस पाउडर का जो सबसे छोटा डस्ट पार्टिकल है वो आपने उठाया, क्या वो एटम है? तो आपकी आंखों से भी ज़्यादा अगर किसी की आंखों की शक्ति है तो हम ये बोलते हैं वो तो काइट की है। काइट आसमान में उड़ती है और नीचे चलती हुई चींटी को भी देख लेती है वो, ठीक है। तो उसकी आंखों में इतनी अकोमोडेशन पावर बोलते हैं इसको, हम तो हिंदी में तो शक्ति बोल दिया, लेकिन उसको अकोमोडेशन पावर बोलते हैं, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमने कहा कि चलिए ये तो ह्यूमन बीइंग है, अब काइट के दिमाग में क्या चल रहा है, काइट को समझाएं कि भाई इसको और छोटा कर और तोड़, मैं तो और छोटे से छोटा पार्टिकल देखना चाहता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, इंसान ने धीरे 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 क्या करना शुरू करा कि माइक्रोस्कोप बना, फिर माइक्रोस्कोप को भी और ज़्यादा प्रिसाइज करा गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है कि वो इतने छोटे पार्टिकल को देख सकता है कि जिसके बाद में पार्टिकल का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कह दिया गया कि दुनिया की किसी भी चीज़ को हम तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तो जब तक तोड़ते गए, जब तक मेरे को वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जवाब नहीं दे दिया कि बस भाई अब डिवीजन नहीं हो सकता, अब तोड़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोल देते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और नई नई इन्वेंशंस, नई नई डिस्कवरीज होती गई। पता चला एटम के अंदर भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। एक होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो ड्यूटेरॉन है ना, ड्यूटेरॉन, हाइड्रोजन एक सबसे अनोखा एलिमेंट है जिसके बारे में अभी तक आप 10th में भी आ जाओगे, 11th में, 12th में, आगे कॉलेज में भी जाएंगे, जो भी बच्चे साइंस साइड में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का यूज हर जगह है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई केमिस्ट, कोई फिजिसिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है, कभी तो गैस की तरह बिहेव करने लगता है, कभी मेटल की तरह बिहेव करने लगता है, कभी नॉन मेटल की तरह, कभी आयनिक बॉन्ड बना लेता है, कभी कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, मतलब अजीब ही पागल किस्म का हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बारे में सारे के सारे साइंटिस्ट पागल हो चुके हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। हाइड्रोजन का सबसे छोटा जो एटम है उसको ड्यूटेरॉन बोल देते हैं, तो इसीलिए इसको बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि लाइक थिंग्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट, सुना है? लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप प्रोटॉन के पास प्रोटॉन को लेकर आओ, जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ेगा नहीं, ठीक। आप प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को लेकर आ जाओ, दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक। आपने मैग्नेट का खेल बचपन में खेला होगा। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। साउथ को नॉर्थ के पास लेकर आओगे तो चिपक जाएगा, तभी आप उसको पलट दो, दूसरे एंड पर नॉर्थ पोल मिलेगा, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेकर आओगे तो वो ऐसे रिपेल करने लगेगा। कोशिश करो जबरदस्ती चिपकाने की, चिपका ही नहीं सकते। फेविकॉल लगाकर चिपका दो, थोड़ी देर में देखोगे टेढ़ी हो गई मैग्नेट। क्यों? रिपल्सिव फोर्स इतने ज्यादा है उसके अंदर, समझ रहे हैं? ये मतलब ये प्रूवन फैक्ट है, बच्चे करते हैं इस खेल को। ये चिपक नहीं रहा, इसको तो मैं बताऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं चिपकता, ठीक है। उसको जबरदस्ती लाकर फेविकॉल लगाकर तार वार सब लपेट देते हैं उसके अंदर के, मैं देखता हूँ कैसे नहीं चिपक रहा। थोड़ी देर बाद करके देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट, टेढ़ा हो जाएगा मैग्नेट, ठीक है, ऐसे फिसल जाएगा, वो चिपक नहीं सकता। और जो दूसरी जगह है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको आप चिपका कर छुड़ाने की कोशिश कर लो, वो छूटेगा नहीं। आप छुड़ाओगे, छोड़ोगे, फिर से आकर चिपक जाएंगे। तो जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स, अनलाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को लात मारते हैं, रिपेल करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल होता है जो कि यूनिवर्स में मिलता है। तो यूनिवर्स में ये 4 तरीके के ही पार्टिकल्स मिलते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, न्यूट्रॉन इस वजह से नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन ना न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता, चुपचाप पड़ा रहता है एक कोने में, उसको बेचारे को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, खाता है और सोता है, सोते सोते सिर्फ वजन बढ़ाता है अपना,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ, ये आप लोगों को ताकि याद रहे इस वजह से थोड़ा मजाक का एंगल दे दिया है इसमें। देखिए न्यूट्रॉन क्या काम करता है, एटम में दो चीजें होती हैं जिसकी अभी मैं बात करूंगा। एक तो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या है कि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है किसी के अंदर, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 50 हो गया। ये आप सब बच्चों को रटने हैं इस साल 9th क्लास में। ये ऐसा मत समझना कि मैं पता नहीं कौन सी अनोखी दुनिया की चीजें बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपको सब सीक्वेंशियली याद करना है। सीक्वेंशियली याद करने का तरीका होता है कैसे, आप कहोगे मेरे को तो याद नहीं होगा ऐसे, वो तो जुगाड़ बना दिया जाता है अलग अलग तरीके का। जैसे हाइड्रोजन के बारे में आज तक कोई कुछ बता नहीं पाया, तो हाइड्रोजन को पागल कैटेगरी में डाल दिया कि ये पागल है, हटेला है, इसको छेड़ना नहीं है, तो इसको सबसे ऊपर बिठा दो कि बेटा तू शांत बैठा रहे। तो पीरियोडिक टेबल नाम की एक चीज होती है, उसमें हाइड्रोजन को तो यहाँ बिठा दिया, फिर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। आगे चलें, फिर आता है नियॉन, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। आगे भी चलता जा सकता हूँ। आप सोचोगे यार ये तो पता नहीं बड़ा जीनियस आदमी है, उसको ये सारी चीज़ें याद है। ठीक, आप भी जीनियस ही हो। पता है कैसे करोगे इसको याद? इसको याद रखने का ना एक जुगाड़ बिठा लेते हैं दिमाग में। इसको तो बोलते हैं हा ही। इसको बोलते हैं लिबेब कनॉफ नी। फिर आगे बोलते हैं नामगाल सिप सकल कक्का अर। तो इस तरीके से हम इसके शॉर्ट फॉर्म्स को दिमाग में बिठा लिया, याद कर लिया बस। और यही तरीका है, हर हर कोई इसी सीक्वेंस में याद करता है। आप कहोगे यार ये क्या है, मैं तो सीक्वेंस बदल दूंगा। सीक्वेंस बदल दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीक्वेंस क्यों रखना है? हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बस, तो 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, 4, 5, कार्बन के अंदर 6, मैंने बताया था अभी, नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन के अंदर 8, फ्लोरीन के अंदर 9। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये गिनती है, ये नॉर्मल काउंटिंग है। तो हा ही लिबेब कनॉफ नी नामगाल अर सिप सकल कक्का। सिप का मतलब क्या है? सी, एस आई फॉर सिलिकॉन। प का मतलब क्या है? पी फॉर फास्फोरस। कल का मतलब क्या है? सी एल फॉर क्लोरीन। मैं आपको रटवाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। हाँ, ना 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 ना, प्रोटॉन का नहीं होता, पोटेशियम का होता है वो। पोटेशियम को बोलते हैं के, है ना। कैल्शियम को बोलते हैं Ca। तो ये मैं आपको रटवाऊंगा, ये आपको रटने ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो हम ये कहते हैं कि ये दुनिया के अलग अलग तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि यूनिवर्स में ये 4 तरीके के ही चार्जेस मिलते हैं। चार्जेस 4 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल। अब इसमें इनका ना, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अलावा देख नहीं सकते। तो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एटम, एटम से ज़्यादा छोटा तो कुछ होता नहीं। एटम के अंदर ही मिलता है मेरे को प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर एटम से भी छोटा हो गया। ठीक है भाई, एक बात बताओ, मेरी बॉडी के अंदर मेरा लीवर है, तो मेरा जो लीवर है वो मेरी बॉडी से तो छोटा ही होगा ना, नहीं समझे? वो मेरी बॉडी से तो छोटा ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम के अंदर है, तो एटम से तो छोटा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसको भी जो माइक्रोस्कोप देख ले उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का मतलब ये नहीं है सर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार, जो बिजली से चलती है कार, उसको इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। तो इस चीज़ को याद रखना। कोई अगर पूछ भी लेना, कोई अगर कह दे, किसी से पूछो आपकी भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, कुछ भी अगर कोई बोले, इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं भाई इसको, तो कोई भी अगर सुनेगा तो वो सीधा सीधा ये बोलेगा वो बिजली से चलता होगा इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। ठीक, तो याद रखना, उनको बता देना कि अबे बेवकूफ़ो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देख बोला जाता है कि ये इतना पावरफुल है कि इसकी इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप इलेक्ट्रॉन तक को देख सकते हो। ठीक है, वो और बात है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के पास ना, बेचारों के पास उतना फंड नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अफोर्ड कर सकें।
तो बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर ये मिलता है। किसी किसी बच्चे को मौका मिलता है वहाँ जाने का, सीखने का, देखने का। इलेक्ट्रॉन को मैं आज तक नहीं देख पाया, मैंने नहीं देखा इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है बस किताबों में, ठीक है। तो जो याद रखिएगा फिर ये है कि तो अब तक क्या हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक आयरन, मतलब बिजली से चलने वाली जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, है ना, तो ये इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही ये पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं हम, ठीक। तो खैर इलेक्ट्रॉन का इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया की हर चीज़ में। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब आगे चलते हैं हम। ओके, अब आगे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो बहुत सारी कहानी हो गई। अब इस क्वेश्चन में है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शैल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, इनमें से किस पार्टिकल का मोमेंटम मैक्सिमम होगा फॉर द क्या सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम रखो भाई, इलेक्ट्रॉन को भी सेम काइनेटिक एनर्जी दे दो, प्रोटॉन को भी, ड्यूटेरॉन को भी, अल्फा पार्टिकल को भी, तो फिर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब मुझे मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अब आप कहोगे जी मुझे तो नहीं आता, तो वही करने की आदत डालनी है। कैसे करेंगे, सोचो। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी अभी मैंने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv²। मैंने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में करा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, m इंटू वी। एम इंटू वी, बिल्कुल ठीक, यही फॉर्मूला होता है एम वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, उसको हम बोल देते हैं पी। तो मोमेंटम ये कहीं पर ना साइड में लिख लो, इसको बड़ी चालाकी से यूज करूंगा मैं, देखना कैसे। मोमेंटम को हमने बोल दिया P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब mv। भाई mv तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो mv का स्क्वायर है ना, ये परेशान कर रहा है, v का स्क्वायर हो रखा है। काश m का भी स्क्वायर हो जाता तो बात बन जाती। चलो, काइनेटिक एनर्जी, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को लिखा रहने दो यहीं पर, इज इक्वल टू हाफ। हाफ के बाद में मैं ये कहता हूँ कि जो ये डिनोमिनेटर है ना इसका 2, यहाँ पर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, और जो न्यूमरेटर है इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो जब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो गया, और ये हो गया v²। तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया मुझे, m² v²। अब देखो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, m² v² को क्या बोल सकता हूँ, mv का होल स्क्वायर, Yes, sir. mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब चालाकी दिखाएंगे, mv क्या होता है, मोमेंटम। इसकी जगह mv की जगह p डाल दो, भाई mv क्या है, मोमेंटम ही तो है, तो इसकी जगह p डाल दीजिए। तो ये रिलेशन मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, 1/2m मल्टीप्लाइड बाई p², 1/2m मल्टीप्लाइड बाई p²। अब इस 2m को इधर ले जाओ, तो 2m इंटू के ई इज इक्वल टू p²। तो p² क्या हो गया, 2m इंटू के ई, यानी कि p कितना हो गया, √2m इंटू के ई। ये समझ में आया कि नहीं, अरे आया, दोबारा देखो, 2-3 स्टेप लास्ट के देखो, समझ जाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, घबरा जाते हो जल्दी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², है ना। मैं जानता हूं कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv होता है। मैंने क्या करा, ऐसे ही जबरदस्ती मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी m से कर दिया, तो ये m का स्क्वायर बन गया, और ये v का स्क्वायर था ही, m इंटू एम करा तो m का स्क्वायर। तो भाई m² v² को कह सकता हूँ ना mv का होल स्क्वायर। तो ये हो गया mv का होल स्क्वायर, और mv क्या होता है, mv होता है मोमेंटम यानी कि p। तो मैंने mv की जगह p डाल दिया, 1/2m मल्टीप्लाइड बाई p²। इस 2m को इधर ले गए, तो 2m इंटू के ई इज इक्वल टू p², ठीक है। पलट कर लिख दो, p² इज इक्वल टू 2m इंटू के ई, लिखा जा सकता है। तो p क्या हो जाएगा, जब ये p² इसके बराबर है तो p क्या होगा, √2m इंटू के ई, ठीक। यहाँ से क्या पता चलता है,
यहाँ से ये कहा जाता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, सबकी सेम है काइनेटिक एनर्जी। किस किस की? इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की भी, ड्यूटेरॉन की भी, अल्फा पार्टिकल की भी, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये टू तो सबके लिए टू ही होगा, टू तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन भी टू को टू ही बोलेगा, ड्यूटेरॉन भी टू को टू ही बोलेगा, थ्री तो बोलेगा नहीं। तो ये टू हो गया, के ही हो गया, तो सब सेम है। सब कुछ डिपेंड कर रहा है मास पर। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, समझ गए? जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन का ही मास सबसे ज्यादा होता है। अभी तक आपको ये चीज नहीं पता है, नोट कर लीजिए। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is largest among the four particles। ये जो चार पार्टिकल्स है ना, इनमें सबसे ज्यादा मास इलेक्ट्रॉन का ही होता है। therefore P is maximum for an electron। इसका मतलब आंसर क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ठीक है, चलो जी। उसके बाद हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू x टाइम्स, if the momentum of a body is increased to x times, comma, its kinetic energy increases to dash times। अब ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है एक्स क्यूब, ऑप्शन बी है अंडर रूट एक्स, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी है एक्स की पावर 4। इन्होंने बोला इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू एक्स टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू डैश टाइम्स। इसका मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। अभी अभी करा था डिराइव, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू हाउ मच टाइम्स, ये पूछ रहे हैं। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लूँ, पी एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन में देखिए, सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के ई, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू एक्स टाइम्स। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, बल्कि एक काम करें, इसको बोलेंगे के ई इज इक्वल टू 2m अपॉन पी स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू एक्स टाइम्स, न्यू केस, मोमेंटम पी डैश, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड टू एक्स टाइम्स, यानी कि ओरिजिनल मोमेंटम में एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ओरिजिनल मोमेंटम में एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड टू,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के ई डैश इज इक्वल टू मास तो सेम रहेगा अपॉन पी डैश का स्क्वायर, तो 2m अपॉन पी डैश कितना है, एक्स पी, XP. हाँ, तो एक्स पी का होल स्क्वायर, एक्स पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस गलत हैं क्या, या मैं नहीं समझ पा रहा, चलो देखता हूं। ये नई वाली काइनेटिक एनर्जी आ गई के ई डैश, तो के ई डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो इसको बोलूंगा के ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2m अपॉन पी स्क्वायर, और 2m अपॉन पी स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, के ई, तो के ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2m अपॉन पी स्क्वायर, क्या था, के ई ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो के ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, एक्स की पावर -2 इंटू के ई, तो इन्होंने बोला ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू डैश टाइम्स, तो x की पावर -2 टाइम्स, ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, ये होगा सी वाला, x की पावर -2 होगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, ठीक है बेटा, समझ गए सभी बच्चे या नहीं? यस सर। हाँ. चलिए जी ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं। और एक बात बताइए, कल सैटरडे है, स्कूल की छुट्टी है क्या? Yes, sir. यस कौन सर। फ्री होते हो स्कूल से? हाँ, अच्छा, तो जल्दी हो जाओगे फ्री, किस टाइम तक, 11-12 तक हो जाओगे, 1 बजे? बेटा कल आप लोगों की क्लास थोड़ा जल्दी ले सकता हूँ मैं, 12 या 1 बजे के आसपास। ओके सर। Okay, sir. हाँ, तो मैं मैसेज डाल दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?